खबरें कुछ ज़्यादा हैं इसलिए पेस तेज़ रहेगी। सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं अडयाला जेल के सामने से इमरान खान की सेहत के बारे में। आपको पता है कि आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। इमरान खान की बहनें भी पहुंची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर इमरान खान साहब से ना तो मुलाकात करवाई गई, ना ही उनकी सेहत के बारे में कोई अपडेट दी गई। आपको याद है कि पिछले व्लॉग में हमने भी खबर रखी और खबर दी थी असदुल्ला खान साहब ने कि इमरान खान साहब की आंख में कोई मसला है। जाहिर है तशवीशनाक खबर थी, हमने भी आपके सामने रखी, आपको भी तशवीश हुई, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए, कमेंट्स में भी हमने देखे, लेकिन इस मुश्किल को आसान किया है इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम साहबा ने। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की आंख को कोई मसला नहीं है। ये खबर इन्होंने जानबूझकर लीक की है, इशारा उनका जर्नल्स की तरफ है। वो कहती हैं कि ये टेस्टर लगाकर देखते हैं और ऐसी झूठी खबरें जानबूझकर लीक करते हैं। उनका कहना था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके अलावा कोई ऐसी खबर लीक नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इमरान खान की आंख को कुछ किया, उन्होंने कहा था कि इमरान खान की आंख को कोई मसला नहीं, अगर इमरान खान की आंख को कुछ किया तो किसी की आंख नहीं बचेगी। यह नौरीन खानम साहबा ने आज जेल के सामने से बयान दिया। अब जाहिर है जब असदुल्ला खान साहब एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल खबर दी तो सभी को तशवीश हुई, हमें भी और आपको भी। अब आपको पहले भी हम बहुत दफ़ा बता चुके कि कई दफ़ा जर्नलिस्ट क्रेडिबल होता है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर जाती हैं, उन तक ऐसी खबर पहुंचाती हैं जिसको जाहिर है वो भी रोक नहीं पाते, क्योंकि खबर इतनी बड़ी होती है कि उन्हें देनी पड़ती है। अगर वो इग्नोर करें और कल को वो खबर दुरुस्त निकले तो वो अपने आप को सहाफ़ती मुजरिम कंसिडर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ फिर ये हमारी एडिटोरियल जजमेंट है और आपकी भी कि हम चीज़ों को बिटवीन द लाइंस पढ़ें और समझें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, आप में से भी बहुत सारे लोग रोज़ कमेंट्स करके मुझे कहते हैं कि गिल साहब इमरान खान कितने दिन से जेल में है, इसका भी जिक्र करें। मैं इसलिए इसका जिक्र नहीं करता कि उससे डिल्यूट हो जाएगा मामला जो मैं कर रहा हूँ। इमरान खान क्यों जेल में है? क्या इमरान खान जेल में है? नहीं, इमरान खान तो मगवी है। जेल में तो मुजरिम जाते हैं, इमरान खान तो मुजरिम नहीं है। उनके ऊपर ये जो 200 केसेस और सारा ड्रामा है, ये एक शख्स ने अपने इक़्तिदार के लिए बनाया और उसका नाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। हम बार बार उनके दिन गिनते हैं, हमारा निशाना बार बार सीधा उनके ऊपर है। वो ये चाहते हैं कि कभी हम इमरान खान की सेहत के बारे में परेशान हों, जैसे आज नौरीन खान नियाजी साहबा ने बड़ी क्लैरिटी दी और सीधा सीधा सबको बताया कि फोकस रखें, कहां पर रखना है। इमरान खान साहब की जेल के दिन या उनके ऊपर जितनी भी इस वक्त मुजालम हो रहे हैं वो एक शख्स करवा रहा है, उसका नाम आसिम मुनीर है। अगर आप फोकस उन पर रखेंगे, उनके कामों को एक्सपोज करेंगे, तो उसी से इमरान खान जेल में से बाहर आ सकेंगे। बहुत सारे लोग ट्विटर पर भी लिखते हैं, यहां पर भी कहते हैं, आप सभी तरह की खबरें देते हैं, आप इमरान खान के ऊपर बात नहीं करते। उनको ये बात समझ नहीं आती कि इमरान खान जो है वो इस फस्तायत की वजह से जेल के अंदर है। हम अपना ये जो वक्त है जो हमें 25 से 30 मिनट का मिलता है, ये रोज इन्हें एक्सपोज करने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ये कमजोर होंगे तो इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अगर हम रोज इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी जो इन्होंने सूरत हाल अंदर डेवलप की है, सिर्फ उस पर बात करें, ये बड़े खुश होंगे। ये नहीं चाहते हम इनका कच्चा चट्टा जो है वो आपके सामने खोलें। ये नहीं चाहते कि रोज जो इनके करप्शन के मामलात हैं, जो इनकी रॉन्ग डूइंग्स हैं, भले वो गजा पीस बोर्ड का मामला हो या वो तीरा वादी का इनका खोला हुआ कटा हो, हम उस पर बात करें। बल्कि ये बड़े खुश होते हैं कि हम इस पर बात करें कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये हो रहा है, तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए, एहतजाज ऐसे करना चाहिए। वो और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये बातें कर सकते हैं। एहतजाज करने की बात करने पर कोई किसी को नहीं उठा रहा। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की लीडरशिप इन तमाम चीजों के ऊपर बात कर सकती है, इमरान खान साहब के जेल के मामला पर भी बात कर सकती है। लेकिन जो बातें हम यहां से करते हैं वो नहीं कर सकते। वहां खड़ा होकर कोई आसिम मुनीर के दिन नहीं गिन सकता, हम गिन रहे हैं। इसलिए हमारी एडिटोरियल पॉलिसी और उसकी जजमेंट पर ट्रस्ट किया कीजिए। इसका मतलब हम जर्नल्स की तरह ये नहीं कह रहे कि हम रियासत हैं, हम पर ट्रस्ट करें, हम कुछ भी करें। तनकीद भी ज़रूर कीजिए और हम उसे रोज़ पढ़ते हैं और अपनी दुरुस्तगी भी करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बता रहे हैं कि हमारी ये एडिटोरियल पॉलिसी क्यों है, हमारा निशाना क्यों सीधा है, हम क्यों सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर के ऊपर सीधी तनकीद करते हैं। अब तो आपने देखा और भी बहुत सारे लोग उनका नाम लेना शुरू हो गए। यही वो दीवार थी जिसके अंदर हम शगाफ डालना चाह रहे थे, हम का मतलब मैं और मेरी टीम, क्योंकि पहले कोई उनका नाम नहीं लेता था। तो बगैर वक्त जाया किए तो पहला मुद्दा तीरा का, इन्होंने कट्टा खोला क्यों था? खोला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए, कि अवाम में बदनाम हो और वहां पर हम कोई हुकूमत चेंज करें, गवर्नर राज लगाएं, कोई और ऐसी हरकत करें। लेकिन
अल्लाह ने वो जो गड़ा इन्होंने खोदा था उसमें इन्हीं को गिरा दिया। और अब जर्नल्स को समझ नहीं आ रही, हीट इतनी बढ़ गई है। वो जो मनाजर आए हैं वादी तीरा से सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोगों ने बातचीत की है, अब हीट इतनी बढ़ गई है कि इनसे उसका जो अब डिविडेंड है वो रिसीव नहीं कर पा रहे। जो अवाम उसके ऊपर फीडबैक दे रही है उससे भाग रहे हैं। तो आज 3 स्टूजेस जो हैं उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। एक तो ख्वाजा आसिफ को, साथ डंटोनिक को और साथ इख्तियार वली, शायद वो केपी से हैं, उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब एक था, फौजी जनरल्स का वादी तीरा के किसी काम से कोई लेना देना नहीं। ये 1 पॉइंट एजेंडा था। यही हमारा काम है यहां से बैठ के कि हम साबित करें आपको फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, सच के साथ कि इन्हीं का लेना देना था, सब कुछ इन्हीं का किया धरा था। तो सबसे पहले आज इन 3 लोगों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वादी तीरा के मामले से फौज या वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, फौज ऑपरेशन नहीं कर रही। ख्वाजा आसिफ, वादी तीरा से नकल मकानी का सिलसिला ब्रिटिश राज से चला आ रहा है। सूबाई हुकूमत और टीटीपी के दरमियान इत्तफाक राय पैदा हुआ तो तीरा में नकल मकानी शुरू हुई। वो कह रहे हैं फौज का कोई लेना देना नहीं, ये वादी तीरा और टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और वादी तीरा के लोग और टीटीपी और सूबाई हुकूमत जो है ये इनका काम है, हमारा कोई काम नहीं है। उसके बाद फौज और डिफेंस का इससे कोई लेना देना नहीं। बार बार हर दूसरी लाइन ये है कि फौज का कोई लेना देना नहीं, फौज का कोई लेना देना नहीं। वो कहते थे ना डीजी साहब, बड़े ही, मैं यही कहूंगा कि बड़े ही बाजारी से लहजे में कि ऊपर से आओ, नीचे से आओ, दाएं से आओ, बाएं से आओ, मजा ना करा दें तो पैसे वापस। अभी अवाम ने मजा कराया है 2 दिन में, तो अभी पैसे नहीं वापस कर रहे अवाम को। अवाम को पैसे वापस करने की बजाय ये स्टूजेस बिठा दिए ये बताने के लिए कि हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं। डीजी साहब, अभी तो कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर से नहीं आई, अवाम सीधी सामने से आपसे सवाल पूछ रही है कि ये तीरा वाला कट्टा आपने क्यों खोला था। तो खुद जवाब देने की बजाय इससे बेहतर था कि आप खुद उतरते मैदान में, खुद जवाब देते। ये 3 बेचारे स्टूजेस बिठाए हैं, इनको तो घर वाले दूसरी दफा सालन नहीं देते जो इनकी हालत है बेचारों की। बहरहाल आगे चलते हैं। तीरा के 25-26 मशरान ने 11 दिसंबर को टीटीपी को बताया कि हमने यहां से नकल मकानी करनी है जो इत्तफाक राय से होनी चाहिए। वो मशरान सूबाई हुकूमत के पास भी गए, वजीर आला को इसका इल्म नहीं, उनके लोग मिले हुए हैं तो हम नहीं बता सकते। अब लोग कौन से हैं जो उनके मिले हुए? डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, ये सब तो आप ही के लगाए हुए, आप ही कंट्रोल करते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी फेडरल गवर्नमेंट का लगाया और ये उसे तब्दील नहीं करने दे रहा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तब्दील करने की इजाजत देती है। जब तक वो फंसाए रखें वो तब्दील नहीं हो सकता। तो फिर नीचे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को जाहिर है चीफ सेक्रेटरी और आपके कोर कमांडर और सेक्टर कमांडर्स कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए ये तो आप ही के लोग थे, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोग तो नहीं थे अगर ये वहां गए। सिर्फ उनका कसूर ये है, कसूर कह लें या आपके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करना कह लें, जो भी कहना है कि उन्होंने वक्त पर, उन्हें पहले दिन ही आपका सारा कच्चा चट्ठा आवाम के सामने रखना चाहिए था। जब इन 24 लोगों को आपने जबरदस्ती, आपने इनसे साइन करवाए थे और अब वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। सिर्फ कमी ये रह गई कि उसी दिन आपका कच्चा चट्ठा मीडिया में आवाम के सामने रखना चाहिए था। ये नौबत यहां तक आती ही ना, आप पहले ही इस सारे काम से फरार इख्तियार कर लेते। अब आगे चलते हैं। 11 दिसंबर को जरगा हुआ जिसमें 24 हमायदीन टीटीपी के पास गए, नकल मकानी के हवाले से कोई लाहे अमल बनाया जाए। उन्होंने सूबाई हुकूमत से भी कामयाब मुज़ाकरात किए और 4 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। इसका फौज से, फिर चौथी बार कह रहे हैं कि इसका फौज से कोई तल्लक नहीं। ख्वाजा आसिफ, मामला अंग्रेज के दौर पर चला गया। 1880 के गजट में लिखा है कि खैबर के अफरीदी सर्दियों में दूसरे इलाकों में हिजरत करके जाते हैं। सारी बात हकाइक पर मबनी है। ये किताब एडवर्ड के मर्फी ने लिखी है, ये निकाल के दिया है किसी फौजी कर्नल या ब्रिगेडियर साहब ने, ये बेचारे डंटोनिक को, कि ये जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवर्ड के मर्फी के ऊपर डाल दो कि ये तो 1880 से हो रहा है। अच्छा जी, अदनान हैदर के सख्त सवालात, अगर तीरा से सिर्फ सर्द मौसम के लिए नकल मकानी हो रही है तो वो अक्टूबर में क्यों नहीं हुई? अक्टूबर में हुआ करती थी। उस पर उन्होंने कहा ये क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया है, सर्दी थोड़ी लेट आई है, इस वजह से लोग लेट निकले हैं। मीन लोग बर्फबारी के बिल्कुल दरमियान में निकले हैं। जितनी भी लेट हुई इतनी तो सबको अकल होती है कि बर्फबारी से पहले निकलनी है। एन बर्फबारी से पहले आपने 25 जनवरी की लोगों को डेडलाइन दी और जब वो डेडलाइन दी तो लोगों को बेचारों को निकलना पड़ा उससे 2 दिन पहले और वो बर्फ में फंस गए। और जब वहां से मनाजर आए, लोगों ने देखा कि किस तरीके से टूटी हुई चप्पल पहने हुए लोग अपने पांव के ऊपर पॉलिथीन बैग पहने हुए उस सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। बच्चे ठिठर रहे हैं और वहां पर बच्चे ठिठर ठिठर कर मर गए, उनके जिस्म नीले हो गए। जब ये सारी फुटेज आई और लोगों ने लान तान की तो तब आपको समझ आई कि ये काम तो उल्टा पड़ गया। हमने तो सुहेल अफरीदी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बदनाम करना था, ये तो हम बदनाम हो रहे हैं। तो अब आपने ये स्टूजेस उतारे हैं आपको किसी भी तरह से इसमें से विंडिकेट करने के लिए, किसी भी तरह से क्लीन चिट देने के लिए। आगे कहते हैं अगली, अब आपको ये तो सारी चीजें समझ आ गई। उनसे जब ये पूछा गया कि सुहेल अफरीदी ने वार्निंग दी है कि नोटिफिकेशन वापस लें, ना लिया तो वो सब कुछ कौम के सामने रख देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि केपी के हुकूमत अपना नोटिफिकेशन वापस ले, हमने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। अगर वजीर आला को जरगे में शामिल नहीं किया गया तो ये उनकी सूबाई हुकूमत का मसला है।
ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में ऑपरेशन से मुतल्लक अपनी कौमी असेंबली की तकरीर का जवाब भी ना दिया। पहले ये जरा सुन लें, चंद सेकंड की बात है कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में क्या कहा था। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुन लिया आपने, पहले भी सुनवाया था, वो कह रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं ऑपरेशन, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। अब आपको मसला असल में बताते हैं कि है क्या। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंह से सच निकल गया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, और पीछे इनके जो हैंडलर हैं वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए इनसे ऐसी गलतियां होती हैं और अल्लाह की जात इनसे गलती करवाती भी है। ये जरा ख्वाजा आसिफ के मुंह से सच सुनिए, असल मुद्दा है क्या, असल इसमें इंटरेस्ट क्या था तीरा के लोग आज ये सब कुछ सफर क्यों कर रहे हैं। ये जरा मुद्दा सुनिए और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हेम्प की काश्त होती है, लेकिन किसी एक जगह पे 12,000 एकड़ पे कटी जो है काश्त नहीं होती। सुन लिया आपने, 12,000 एकड़, फी एकड़ 30 लाख रुपए की पोस्ट। इनको जरा अगर जरब दें तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 360 अरब रुपए की इंडस्ट्री है। ये चाहिए हमारे जर्नल्स को। वो कहते हैं कि ये पैसा फलाने की जेब में जाता है, फलाने की हमारी जेब में आना चाहिए। अब ये वो मुद्दा है जो पहले चलगोजों की बात हो रही थी, अब इसकी बात हो रही है, इसलिए लोग वहां से निकाले जा रहे हैं। और यही बाद में लोगों का एतराज होगा कि जो पोस्ट हम काश करते हैं वो अब इनके कंट्रोल में चली गई है। तो ये है असल मुद्दा जो आज कटा खुला है कि हमारे जो टॉप के जर्नल्स हैं उन्हें इंटरेस्ट इस पोस्ट में है। ये 360 अरब में है, जिसकी वजह से ये सारा कट्टा खोला गया। और अब जब मनाजर आए हैं सामने तो इनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि फीडबैक जो पब्लिक की है वो इतनी सख्त है, लोगों का रिस्पॉन्स इसके ऊपर इतना सख्त है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि इस सारी जो इन्होंने एक मैं कहूंगा कि हैवानियत बर्पा की है, इसको फेस कैसे करें। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया। टीवी या जो अखबार के जर्नलिस्ट थे वो बेचारे जब जब सवालात पूछ रहे थे, अगर कोई सख्त सवाल वहां पूछ रहे थे, जैसे अदनान हैदर ने और दूसरे सहाफियों ने पूछा, तो उनकी आवाज मध्यम कर देते थे। मैंने आपको कहा ना, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, मतलब ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं। मुझे एक दफा एक डीजी साहब थे, उनका इंटरव्यू अरशद शरीफ साहब ने दिया। उनके जो कर्नल साहब थे वो आके अरशद शरीफ के ऑफिस में बैठ गए और वो बार बार अरशद शरीफ के साथ बहस कर रहे हैं कि डीजी साहब का जो आपने इंटरव्यू लिया है उसके अंदर उनके सांस लेने की आवाज़ बहुत आ रही है, आपका इक्विपमेंट ठीक नहीं था, उसको ठीक करें वरना इंटरव्यू मत चलाएं। मैं भी पास बैठा, मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, अमेरिका से गया हुआ था, प्रोफेसर था अमेरिका में, वहाँ छुट्टियाँ गुजारने गया था। मैं भी कर्नल साहब की बातचीत सुन रहा था। ये वही कर्नल साहब हैं जिन्हें अरशद शरीफ ने बाद में गंजा शैतान कहा था और ये बाद में ब्रिगेडियर भी बने, शफीक साहब गालिबन इनका नाम है। वो बार बार ये इसरार कर रहे थे कि ये चेंज करें। मैं वैसे तो खामोश रहा, लेकिन फिर मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने उन्हें कहा कि आपके जो जनरल साहब हैं उनकी, मैं फिजिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो मैं सुन रहा हूँ वो नाक से सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नाक की हड्डी लगता है बढ़ी हुई है। मैं फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन उनकी नाक या फिर कोई और मसला है, ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज की वजह से उनकी नाक में से सांस लेने की आवाज़ बहुत तेज़ है। इक्विपमेंट का मसला नहीं है, ये एक तिब्बी मसला है, इसको या तो वो हल करवा लें या इंटरव्यूज़ ऐसे ही आएंगे। फिर कर्नल साहब को थोड़ी सी बात समझ आई और वो इंटरव्यू उसके बाद एयर हुआ, वरना वो सर फंसाकर वहां बैठे हुए थे। बाद में बड़ी मुद्दत तक इसके ऊपर हंसी आती रही। तो अब ये जो हैंडलर है ये उनको मशवरे दे रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करें तो मामला हमारा जो है वो निकल जाएगा। तो मतलब ये कि सारी दुनिया के सामने जब कोई ऐसा सवाल आता था जिसके ऊपर थोड़ी सख्ती हो सकती थी, मीन जवाब नहीं बन पड़ना था, तो उस जर्नलिस्ट की आवाज़ ही कम कर देते थे और सारी दुनिया ये तमाशा वहां पर देख रही थी। फिर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स देते रहे। अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ कहते रहे कि ये जबरी वहां से नकल मकानी नहीं है, लोगों ने खुद किया और टीटीपी वालों से मिलकर लोगों ने और सूबाई हुकूमत ने किया। लेकिन इख्तियार वली वहां से कहते हैं कि 4 अरब जारी किए गए हैं, स्ट्रीट मूवमेंट में इस्तेमाल करने हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये 4 अरब हथियाना चाहती है, इसलिए जबरी मुंतकिली की गई। मीन एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कहता है जबरी की गई, दो कहते हैं नहीं जबरी नहीं, ये खुद साख्ता है या लोगों की अपनी वॉलंटियर ये नकल मकानी है, ये जबरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो ये जो कुछ हुआ वो हुआ। आज से चंद दिन पहले के बयान आपको याद है, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, रिपीट भी नहीं करूंगा, आपको सिर्फ याद दिलाना है कि डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देना, इनका लीडर कहता है ऑपरेशन नहीं होने देना, लेकिन हो रहा है ना। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाँ कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ऑपरेशन, रोक ले जिसने रोकना है। और उसके साथ तलाल चौधरी ने कहा था कि ऑपरेशन पर सवाल उठाना दहशतगर्दों को फायदा पहुंचाना है, एक्शन होगा, मीन ऑपरेशन होगा, हर सूरत होगा, जरूर होगा। 20 जनवरी 2024 को तलाल चौधरी भी ये बयान दे चुके हैं। अब मसला कहां बना? मसले दो बने। एक तो मसला ये बना कि जो जाहिर है जितनी मीटिंग्स होती हैं, याद कीजिए माजी में कोविड में जब मीटिंग्स होती थी तो असद उमर फेडरल कैबिनेट के सीनियर तरीन मिनिस्टर थे, लेकिन वो अकेले चेयर नहीं करते थे मीटिंग, याद कीजिए। साथ जो जनरल साहब थे वो साथ बैठते थे। ओहदे के एतबार से वो एक फेडरल मिनिस्टर से जूनियर थे। फेडरल मिनिस्टर चेयर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो जब मीटिंग चेयर करें तो जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो साथ नहीं बैठते, वो सामईन के दरमियान में पहली सीट पर बैठ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि जनरल्स अपने आप को
आला और अरफा समझते हैं तो आपको मैं तमाम मीटिंग्स, कोई मीटिंग भी याद कर लें, उसमें ये को चेयर करते हैं, साथ बैठ के चेयर करते हैं कोर कमांडर्स, या फिर उसकी फुटेज नहीं आने देते। अगर कोई ऐसा एहतमाम हो जाए जहां ना बैठ पाए तो को चेयर करते हैं। अब वजीर आला तो गए नहीं इस जिरगा के अंदर, ये वाजे हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर वजीर आला भी होते तो इन्होंने को चेयर करनी थी? कोर कमांडर ने उधर तो बैठना नहीं था, हालांकि बैठना चाहिए, ओहदे के एतबार से यही बनता है प्रोटोकॉल के वो उस तरफ बैठे, लेकिन इन्होंने को चेयर करनी थी। माजी के तमाम फुटेज देख लें, आपको नजर आ जाएगी। अब इस जिरगे के अंदर अमायदीन थे, आप जो IGFC वो मेजर जनरल होते हैं, चीफ सेक्रेटरी और खैबर पख्तूनख्वा के IG होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे। तो फिर मीटिंग किसने चेयर की? कोर कमांडर ने। अब गलती सिर्फ ये हुई, मैं ये कहूंगा गलती कह लें या जो भी कहें, इनके ऊपर मेहरबानी कह लें कि वक्त पर ये सारी चीज जिस दिन इन्होंने की थी उसी दिन ये सबके सामने रख देनी चाहिए थी। ये जो कर रहे थे सुहेल अफरीदी के खिलाफ, ये उसी दिन पब्लिक के सामने रखना था। तो ये मीटिंग कोर कमांडर ने खुद चेयर की। अब हमारे बहुत सारे लोग, शेर अली अरबाब कह रहे हैं कि तीरा से नकल मकानी के हवाले से 11 कोर जो है की तरफ से सूबाई हुकूमत को लिखा गया तहरीरी खत मौजूद है, जिसमें इंतजाम कर लें, लोगों की नकल मकानी हमने करनी है, उनको रिहेबिलिटेट करने का इंतजाम कर लें। यहाँ से लोग निकलेंगे, इनकी बाद में जो जाहिर है उनको आपने सख्त सर्दी में निकलेंगे, कैंप्स और दूसरी चीजों का इंतजाम कर लें। तो ये हर तरह से इसके अंदर मौजूद थे। तो तीरा की अवाम को 25 जनवरी को कोर कमांडर साहब की जो नशिस्त में फैसला हुआ था, जिसमें अब हुकूमत कहती है, क्या कहती है, मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत के लिए कोर कमांडर और IGFC ने 24 लोगों से जोर जबरदस्ती दस्तखत लिए। कुछ लोगों से दस्तखत लेने के लिए उन्हें उठाया भी गया शफी जान। लेकिन मैं शफी जान से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा जब ऐसा हो तो वक्त पर तमाम चीजें कौम के सामने रखते हैं, हमें इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। जाहिर है इसमें आपकी बैड इंटेंशन नहीं थी, आप सिर्फ ये चाह रहे थे कि लोगों के लिए और मसाइल ना बने। लेकिन अब आपने देख लिया कि ये जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। तो आपको जब पता है कि इन्होंने आपको गड़े में गिराना है, तो इसलिए बेहतर है जब ये ऐसे काम करें तो वक्त पर कौम के सामने सारी चीजें रखते हैं, जैसे आप अब रख रहे हैं। अच्छा कि आप सारी चीजें रख रहे हैं, लोगों को हकीकत पता चल रही है कि हुआ क्या है। अब क्योंकि लोगों को निकाला तो इसलिए गया था कि एक तो वो पोस्ट वाला मामला है, आपको पता चल गया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बुरा बनाना था, लेकिन वो सब कुछ उल्टा पड़ गया। तो उसके लिए अब 3-4 काम किए गए। एक तो बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ सूबाई गवर्नमेंट ने किया, टाउट सहाफ़ी इस्तेमाल किए गए हैं, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, फिर और भी काम किए गए हैं, बर्फ़ के अंदर जाकर तस्वीरें भी खींची गई हैं। ये ज़रा तस्वीर देखिए, इसमें बच्चे को टॉफ़ी शॉफ़ी दे रहे हैं और साथ कैमरा कितना बड़ा है, हम तस्वीरें भी खींच रहे हैं ताकि भरपूर हम तरवीज करें कि हमने लोगों को देखिए वहाँ हम तो इमदाद फ्राहम कर रहे हैं, हम पर ऐसे ही इल्ज़ाम है कि हम निकाल रहे हैं। तो जनरल्स भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ ISPR भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने बर्फ़ की चादर से एक नया नगमा जारी किया है, तराना जारी किया है पाक फौज के लिए। बर्फानी तूफानों में सरहदों के दिफा और मुश्किल में घिरी कौम की खिदमात में मसरूफ़ जवानों को खराज तहसीन। कोई शक नहीं इसमें, हमारे ये जो जवान है जो ज़ाहिर मुश्किल तरीन हालात के अंदर मुल्क की हिफाजत करते हैं, उन सब के साथ पूरी कौम खड़ी है, उन सब की तहसीन करती है। लेकिन इस वक्त पहले लोगों को वहाँ से निकाल के फिर ये सब कुछ करके अब आपको वहाँ से बच्चों की तस्वीरें जारी करनी पड़ रही हैं। ये हमारे जो भाई बेटे फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं, इनके अब आपको इमेजेस जो हैं वो तराने के अंदर जारी करने पड़ रहे हैं। तो क्यों बनाते हैं आप पहले ऐसी पॉलिसीज? क्यों नहीं सोचते पहले आप ये सब कुछ करने से? आपको नहीं पता था कि आप वेट कर लेते? सिर्फ सूबाई हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए आपने लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खराब की, उन्हें मुश्किल में डाला, बहुत सारे लोग जान से चले गए। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। आगे भी एक ऐसा ही काम हुआ है और वो काम ये हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर पतंगों पर किसी भी शख्स की तस्वीर और सियासी जमात का झंडा बनाने पर पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी का पर्चा होगा। इनकी अकल चेक करें, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। 8 फरवरी को एहतजाज था, इनको किसी ने अकल दे दी कि आप बसंत सेलिब्रेट करें। फिर बाजी मरियम ने अपने और अपने अब्बा के थोबड़े लगाकर इश्तिहारात देने शुरू कर दिए कौमी पैसे के साथ। अब लोग सीरियस हो गए, उन्होंने बसंत को सीरियस ले लिया, अब वो मनाना शुरू हो गए। अब उन्होंने पतंगों के ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। अब उन्होंने कैदी नंबर 804 लिखना शुरू कर दिया। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। आई नो यू वॉन्ट बिलीव इट बट दैट इज ट्रू। ये होम डिपार्टमेंट ने, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो अमूमी तौर पर बहुत ही सीरियस किस्म के नोटिफिकेशन निकालता है, बहुत ही सीरियस टेररिज्म से रिलेटेड एडवाइजरी होती है, बहुत ही सीरियस किस्म के जो नोटिफिकेशन होते हैं लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक, वो होम डिपार्टमेंट निकालता है। अब आसिम मुनीर साहब ने क्या तमस्खर बना दिया है, पूरे पाकिस्तान को एक जोक बना के रख दिया है कि पंजाब का होम डिपार्टमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाल रहा है जो सारा आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें ये 4-5 चीज़ें लिखी हैं जो आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमें पता ये चला है कि चूंकि ऐसी इत्तलात मसूल हुई हैं कि बसंत फेस्टिवल 2026 को ख़राब करने के लिए शरपसंद अनासर पतंगों पर तस्वीर लगा सकते हैं, किसी मुल्क के झंडे या कुछ और कर सकते हैं। तो अब किसी मुल्क और मजहबी मामलात की आड़ में कर क्या रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। किसी भी मुकद्दस सहीफ़े की तस्वीर कौन लगाता है? मुकद्दस सहीफ़े की तस्वीर पतंग के ऊपर कोई भी नहीं लगाता, बकवास, झूठ। आगे चलिए, किसी भी मजहबी मकाम की तस्वीर कौन लगाता है?
कोई नहीं लगाता, बकवास है इनकी। किसी भी शख्स की तस्वीर, ये हुई ना बात। किसी भी मुल्क के परचम की तस्वीर, ये हुई ना बात। मीन पाकिस्तान की तस्वीर लगाएंगे झंडे की, या इनको पता नहीं क्या फिक्र है। किसी भी सियासी जमात के परचम की तस्वीर, ये हुई ना बात। असल में इमरान खान की तस्वीर, पीटीआई के झंडे की तस्वीर, कैदी नंबर 804 लिखना, इससे अच्छा कैदी नंबर 804 वैसे इसके अंदर कवर नहीं है वो नहीं लिखा जा सका इनसे, वो चुक गए। और भी बहुत सारी चीज़ें ये लगा सकते हैं, लोग लगा सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं, क्या हम किसी के गुलाम हैं, और बहुत सारी इमरान खान की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सब कुछ तो नहीं लिख सकते थे बेचारे लेटर में। वो गाने तो बंद कर दिए क्योंकि इन्हें फिक्र थी कि नकदा कोका गाना चलेगा बसंत पर, तो 132 गानों को फोश करार दिया और उसके अंदर नकदा कोका भी डाल दिया। अब इसमें बेचारे ये सब कुछ नहीं डाल सके, तो एक और हजीमत इनके लिए, एक और सिचुएशन का सामना। अब पता नहीं पीटीआई के सपोर्टर वोटर्स को ये सारे आइडियाज आने थे कि नहीं आने थे, लेकिन अब इन्होंने ये नोटिफिकेशन करके उनको आइडियाज दे दिए, तो अब लोग खुद ही उसमें से रास्ते निकाल लेंगे। और आप देखेंगे जिस चीज को आप रोकते हैं उसको लोग ज्यादा करते हैं। ये इंसानी जबिल्लत है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर अब हमारे लौंडा लपाड़ा जी साहब की थोड़ी सी खबर ले लें, क्योंकि वो आजकल जर्नैली टाउटगिरी में सबसे आगे निकल गए। वो क्रॉस करना चाह रहे हैं एमएफ को, और वो एक और एमएफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने अन्नी डाली थी कि साइफर आया, अमरीकी साजिश हुई, तो इमरान काबीना के वफाकी वजीर जो टॉप 4 में थे वो मुझसे मिले, तो उन्होंने कहा सब बकवास है, कुछ नहीं आया, बस सियासत करनी है, मंसूर अली खान का इंकशाफ। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दें कि ये शफकत महमूद साहब की बात कर रहे हैं। टॉप 4 में वो चलें सीनियर आदमी थे, लेकिन जाहिर है वो जर्नल्स की का ताब नहीं ला सके, और उन्होंने उसी बयानिए को फैसिलिटेट किया जो जनरल बाजवा चाहते थे। तो ये उन्होंने आपके एक चैनल पर भी कहा था, बात करते टेलीविजन पर भी कहा था, ये कोई ऐसी खुफिया बात नहीं जिसे आप ऐसे इंकशाफ कर रहे हैं जैसे ये सबको पता नहीं। तो शफकत साहब उसके बाद इमरान खान के साथ खड़े रहे या नहीं रहे, कितनी देर रहे, कितने मिनट रहे, वो सब ने देख लिया। शफकत महमूद जो है वो मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके करीबी अजीज हैं। तो आप सारी चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान के साथ खड़े नहीं रहना था। तो जब खड़े नहीं रहना था तो उनके बयानिए में भी तो सुराख उन्होंने ही करना था, किसी और ने तो नहीं करना था। तो ये आप ऐसे लोगों को सुना रहे हैं जैसे कोई बड़े ही इमरान खान के जानिसार वजीर थे जिन्होंने आपको ये बात बताई। लेकिन चलें एक मिनट के लिए लौंडा लपाड़ा जी ये बात मान लेते हैं आप ही की कि साइफर सब बकवास था, तो फिर इतनी बकवास थी, इमरान खान को 10 साल की सजा दे दी आपके फील्ड मार्शल ने उस पर कि साइफर लीक कर दिया। तो अगर साइफर था ही नहीं, आप कह रहे हैं कि वजीर ने कहा ऐसा कुछ नहीं आया, सब बकवास, हम सियासत कर रहे थे, तो अगर वो वजीर साहब इस सबको बकवास कह रहे थे और आप भी साथ मिलकर बकवास कह रहे थे, अब मैं ये तो आप दोनों को नहीं कह सकता कि आप दोनों बकवास कर रहे थे क्योंकि मेरे लिए मोहतरम है आप, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये क्या बकवास है कि साइफर को लीक करने पर इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। तो अगर साइफर असल में था ही नहीं तो फिर वो लीक कैसे हो गया? तो जब वो लीक हो गया जिस पर आपने 10 साल सजा दे दी और वो कोई ऐसा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट था, तो फिर बकवास कहां से था? कौन लोग हो तुसी? आगे सुने जरा लौंडा लपाड़ा जी आगे क्या कह रहे हैं। इधर आपने वीडियो सुननी है और आपने सोचना है कि ये भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनको भी नहीं समझ आ रही कि इनको इतना बुरी तरह से वर्त रहे हैं। वो चामा आपको पता है, मुझे नहीं पता आप उसको उर्दू में क्या कहते हैं, माजरत इस टाइम नाम निकल गया, जिससे पाँव साफ करते हैं, पाँव के ऊपर जो सख्त स्किन होती है उसको उतारते हैं, जाहिर है स्क्रबर कह सकते हैं उसे अंग्रेजी में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नाम जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। तो वो जो चामा होता है ना, उसको बुरी तरह से लोग गाँव में तो बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो चामा बेचारा इस्तेमाल हो के घिस जाता है। तो हमारे लौंडा लपाड़ा जी इस वक्त जर्नैलों के हाथ में चामा बने हुए हैं। ये जरा पहले इनका मैसेज सुने, फिर मैं इसके अंदर जो हकीकत है वो आपको बताता हूं, सुनिए। आप व्हाट्सएप के जरिए किसी ग्रुप का हिस्सा हैं या इंडिविजुअली किसी को कोई मैसेज भेजते हैं और वो फेक होता है या किसी के अगेंस्ट होता है, तौहीन आमेज होता है, तज़हीक आमेज होता है, अगले के हवाले से आप गलत न्यूज अगर शेयर कर रहे हैं, चाहे वो 1-on-1 कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, आप कहिए मैंने तो अपने दोस्त को भेजा था, वो भी कानून के दायरे में आता है। और व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें जारी बात है एक से ज्यादा लोग ही किसी ग्रुप में होते हैं, उसके अंदर भी अगर आप कोई गलत चीज शेयर करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। सुन लिया, ये लोगों को डरा रहे हैं, जर्नैली बयानिया है कि ओहो व्हाट्सएप पे भी कुछ नहीं भेजना, क्योंकि डरे हुए हैं। मैंने आपको बताया इनका एक ही तरीका है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारा ये आपको कमेंट दिखा देते हैं, हमारा जो पिछला व्लॉग है उसको मुकम्मल ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि उसमें हमने सही तरह से एक्सपोज किया था आसिम मुनीर साहब को, इसलिए उस व्लॉग को भरपूर तरीके से ब्लॉक किया गया। आमतौर पर हमारा व्लॉग 3.5 लाख 4 लाख जाता है, तो ये शायद 2.5 लाख भी नहीं पहुंच पाया, और पाकिस्तान से लोग हमें कॉमेंट भी कर रहे हैं कि ये नजर नहीं आ रहा। एनीवेज, तो अब लौंडा लपाड़ा जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि व्लॉग को तो रोक लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप तो आप एक दूसरे को करते हैं ना, तो वो नहीं रुक पाता। तो सबसे ज्यादा तो इनकी दुर्गत जो है वो व्हाट्सएप के अंदर बन रही है। तो अब किस तरह से रोकनी है? पाकिस्तान में लोगों को ऐसे ही फिक्र डाली हुई है कि व्हाट्सएप जो है वो उस तक भी इनकी एक्सेस है और ये पकड़ लेते हैं। अच्छा, बड़े बड़े सीरियस लोग मुझे करके कहेंगे कि कल परसों मुझे एक पुलिस के बड़े आला अफसर कह रहे थे कि ये व्हाट्सएप के वॉइस नोट तो नहीं सुन सकते, मैसेज पढ़ सकते हैं। मेरा दिल किया कि मैं